हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 1 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी जो भी बैंकिंग एसएससी रेलवे एग्जाम्स हैं इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है। आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये भारत में जो टाइगर कंजर्वेशन है इसके लिए शुरू किया गया था। टाइगर्स की जो घटती आबादी है या फिर टाइगर की जो काउंटिंग है उसको यहाँ पर ये फोकस करता है। तो आपको बताना है कि भारत में किस वर्ष इसको प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वॉच लॉन्च इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। What is the theme of the World Lung Cancer Day 2026? जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 2026, इसकी जो इम्पोर्टेंट थीम है वो यहाँ पर इस बार क्या रखी गई थी। तो थीम है टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। आपको इसके बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। हर एक साल जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये 1 अगस्त को तो सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो लंग्स कैंसर है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। यही मेन इसका जो है एम होता है, ताकि हम इसको प्रमोट कर पाएँ, प्रिवेंशन और इनकरेज कर पाएँ जो अर्ली डायग्नोसिस है इसको। साथ में इस बार 2026 को जो थीम है वो रखी गई टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेन फोकस इन्होंने क्या कर रखा है कि जो अर्ली स्क्रीनिंग है उस पर किया जाना चाहिए। मतलब जितनी जल्दी जो है अर्ली स्क्रीनिंग हो जाएगी शुरुआती जांच में, ताकि जो बीमारी का पता लग पाए और इसके ऊपर जो है काम किया जा सके। स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं और पोल्यूशन और गलत काम करने की जगह से जो है ये बीमारी होने का खतरा जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रहता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। और इस दिन की जो शुरुआत है वो साल 2012 में जो FIRS है, जिसको बोलते हैं फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज़, उसके द्वारा और साथ में जो दूसरी संस्थाएं जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मिलकर इसको किया था। हाल ही में हिमस्खलन में निधन हुए प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा किस देश के थे। देखो, द रिनोड माउंटेनियर निर्मल पुरजा हु रिसेंटली डाइड इन एन एवलांची बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा गया है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी, मीडिया में छाई हुई थी। एक पर्वतारोही है जिनका नाम है निम्स पुरजा। तो आपसे पूछा गया है कि जो निर्मल पुरजा है ये अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, इनको निम्स या फिर निर्मल दोनों नामों से जाना जाता है। कई जगह पर आपको निम्स पुरजा लिखा मिलेगा और कई जगह पर आपको निर्मल लिखा मिलेगा। तो निम्स NIMS निम्स या फिर निर्मल, ये दोनों ही इनके नाम हैं। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, ये नेपाल के थे। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान की जो काराकोरम रेंज है तो इसमें ब्रॉड पीक है, उस पर एक एवलांची में इनकी मौत हो गई। एवलांची का मतलब होता है जब जो बर्फ़ होती है, जब वो तूफ़ान जब आता है या फिर बर्फ़ जब पिघलती है उसमें कोई फंस जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हिमस्खलन। तो हिमस्खलन जिसको हम लोग एवलांची बोलते हैं, तो इसमें इनकी जो है मृत्यु हो गई और ये नेपाल के थे। और ये हादसा जो है दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पहाड़ ब्रॉड पीक पर, ये जो 12th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, वहाँ पर हुआ। ये पाकिस्तान की जो काराकोरम रेंज है तो वहाँ पर ये एक्सपीडिशन मतलब कि अपनी खोज कर रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर गए हुए थे। और ये जो एवलांची है ये लगभग 8051 मीटर मतलब 8 किलोमीटर लंबी है, काफ़ी ऊंचाई है। और वहाँ पर जो नेपाली माउंटेनियर है निर्मल, जिनको निम्स पुरजा बोलते हैं, इनकी अभी हाल ही में निधन इनका हो गया। तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो बहुत ही सीवियर वेदर कंडीशन थी। इसकी वजह से जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई। और निर्मल पुरजा तब दुनिया भर में मशहूर हुए जब उन्होंने दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियाँ जो 8000 मीटर से ऊपर हैं इसको सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में फतह किया। मतलब ये इतने ज़्यादा एडिक्टेड थे कि 6 महीने 6 दिनों में इन्होंने जो है 14 पीक्स जो कि 8000 से ऊपर हैं दुनिया भर में, उनको इन्होंने फतह किया। और इन पर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्री है इसका नाम है 14 पीक्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये आप ज़रूर देखिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में इनकी जो बहादुरी है वो भी यहाँ पर दिखेगी और इनका पैशन दिखाई देगा। और ये जो माउंटेनियर पर्वतारोही बनने से पहले निर्मल पुरजा ब्रिटिश आर्मी में गुरखा और UK स्पेशल बोट सर्विस, जिसको हम लोग बोलते हैं SBS, इसके सैनिक सोल्जर रह चुके हैं। तो अब ये हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि। इन द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स अस्मिता डे वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 हैं
इसमें जो अस्मिता डे है, इन्होंने किस खेल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है? तो अस्मिता डे जो है ये बिलोंग करती हैं जूडो स्पोर्ट से और त्रिपुरा की हैं, और इन्होंने भारत के लिए पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो जूडो होता है उसमें जो है गोल्ड मेडल जो है दिलाया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और भारत के लिए एक हिस्ट्री डे भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके साथ बॉक्सिंग में जो जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार, इन्होंने भी देश के लिए गोल्ड मेडल जिताए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से गोल्ड अभी भारत को मिले हैं, तो उसमें नाम आएगा जो है जूडो है और बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है इसमें। तो जो बॉक्सिंग का गोल्ड है वो आता है जैस्मीन जो है लंबोरिया इनके लिए और प्रीति पवार के लिए। और जो जूडो गोल्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टिक जूडो गोल्ड्स बाय द हर्ष सिंह एंड अस्मिता दे। और सिल्वर मेडल्स जो है यामिनी मौर्य, नीरज चोपड़ा। ब्रॉन्ज मेडल जो हैं यशवीर सिंह और तेजस्विन शंकर। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि एथलेटिक्स में जो नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता, और जो यशवीर सिंह है इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम पर हासिल किया है। हाल ही में उद्घाटन किया गया आलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर स्थित है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी रिसेंटली जो है आलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको जो है मोदी जी ने इनॉग्रेशन इसका किया, और ये है भोगापुरम में। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अगस्त 2026 को ये आंध्र प्रदेश के जो विजयनगरम जिले के जो भोगपुरम है यहाँ पर एक हवाई अड्डा देश को समर्पित किया है और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और इसका जो नाम है वो है अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एक तरीके से ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसमें नॉर्थ आंध्रा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर जो लोड है उसको कम करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें जो टोटल आउटले है, जो खर्चा है वो है 5,640 करोड़ का, और इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल जो उड़ानें हैं इनकी शुरुआत 17 अगस्त 2026 से हो जाएगी। और अभी मोदी जी की जो विजिट है वो आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर उन्होंने 17,900 करोड़ इससे ज़्यादा जो विकास कार्य हैं इनका उद्घाटन और जो फाउंडेशन स्टोन है, शिलान्यास, वो यहाँ पर ये बेसिकली कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। तो इन्होंने जो है 1 अगस्त 2026 को जो इंडियन नेवी के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इसके रूप में जो है अपना पद यहाँ पर संभाल लिया है। और साथ में इन्होंने जो वाइस एडमिरल तरुण सोबती हैं इनकी जगह यहाँ पर ली है। तो पूछा जा सकता है कि रिप्लेस इन्होंने किसको किया है? तो यह वाइस एडमिरल तरुण सोबती, और डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के तौर पर जो है इनका नाम है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ये 1 अगस्त 2026 से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, और 31 जुलाई 2026 को जो है वाइस एडमिरल तरुण सोबती का रिटायरमेंट हुआ, तो उसके बाद इन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। गोवा की नेवल अकादमी के 38वें कोर्स के छात्र रहे, और जुलाई 1990 में इंडियन आर्मी नेवी में जो है ये इनका कमीशन हुआ, और 36 साल से ज़्यादा इनके पास में अनुभव यहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है डिफेंस एंड सेक्टर से। तो इस पोजीशन पर आने से पहले ये डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस DGNO के पोजीशन पर थे, और ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और गलवान जो विवाद था, इसके बाद ऑपरेशन सुनो लेपर्ड जैसे अहम सैन्य अभियानों में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो इनका बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, और इनकी शानदार सेवाएं थी उनके लिए इनको साल 2024 में जो है इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, और युद्ध सेवा मेडल YSM इनको 2025 में दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जो मैं आपको की हाईलाइट्स देता हूँ ये PDF में अवेलेबल है, आप इनको स्किप मत करना, इनसे एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द विवेक स्मारका स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर इन विच सिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में किस शहर में विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया है? तो ये मैसूरू में यहाँ पर इन्होंने किया है। तो मोदी जी ने 1 अगस्त 2026 को कर्नाटक के जो मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का उद्घाटन यहाँ पर किया है। ये जो नया सेंटर है वो यूथ एम्प्लॉयमेंट, अच्छे संस्कार देने, लीडरशिप सिखाने और देश के निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो कम्प्लीटली जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है यहाँ पर लोगों को सीख दी जाएगी।
दूसरी चीज़ जो ये मेमोरियल है, ये उसी ऐतिहासिक जगह पर बनाया गया है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद 1892 में रुके थे और उसके बाद उन्होंने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर ये गए थे। तो ये बहुत ही आइकॉनिक डे था। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में क्या कहा था। तो मतलब वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी क्योंकि इन्होंने जो मैसेज स्टार्ट किया था वो कहा था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मतलब जब इन्होंने ये वाली बात बोली तो वहाँ लोगों को लगा कि यार अमेरिका में कोई भारत से आकर हम सबको मतलब हमारे भाई बहनों से संबोधित कराया, तो इस वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला था। तो ये काफ़ी अच्छी इनकी एक जो कहानी है जो अलग अलग बुक्स में आपको प्रेरणा देती रहेगी। और इस सेंटर में जो है क्लासरूम, लाइब्रेरी और जो मेडिटेशन योगा हॉल जैसी बेहतरीन सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूथ है इनकी ट्रेनिंग और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी खास जगह यहाँ पर बनाई गई है। What was the India's gross GST collection in जुलाई 2026 में हमेशा स्टेट्स आपके लिए लेकर आता हूँ। तो GST जो कलेक्शन है जुलाई 2026 में वो कितना यहाँ पर रहा है, तो ये 2,11,000 करोड़ का जो है वो यहाँ पर रहा है। तो अगर बात की जाए कि जुलाई 2026 की कुल GST कलेक्शन, ये काफ़ी अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ये जो है 15.4% से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है 15.4% से ये 2,11,000 करोड़ रुपए हो गई है और पिछले 14 महीने में ये सबसे ज़्यादा है। और इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में ये दूसरा मौका है जब GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के आर पार यहाँ पर पहुँचा है। इसके अंदर की सबसे बड़ी वजह है कि जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं और विदेशों से होने वाला जो इम्पोर्ट है इस पर हमें जो है ज़्यादा टैक्स कलेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। देश के अंदर मिलने वाला जो GST रेवेन्यू है वो 10% से बढ़कर 1.45 लाख करोड़ हो गया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर रीड करिएगा। और इसके अलावा जो विदेशों से आने वाले सामान पर मिलने वाला जो GST है वो 28.8% उछाल के साथ 66,511 करोड़ जो है वो यहाँ पर पहुँच गया हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखें कि जो अप्रैल से जुलाई 2026 के शुरुआती 4 महीनों में कुल GST कलेक्शन जो है वो 8.43 लाख करोड़ है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़े हमें यहाँ पर देता है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द PM किसान स्कीम अंटिल विच फिस्कल ईयर। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यूनियन कैबिनेट जिसको हम कहते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत जो साल 2026-27 से 2030-31 तक जो है इसकी मंजूरी अब आगे बढ़ाने की दे दी है। तो अब ये 30-31 तक ये बेसिकली रहने वाली है। तो अब इसको 2026-27 से 30-31 तक जो है आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ जो है इसका बजट जो है वो यहाँ पर तय किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा था है कि कितना बजट, क्या नया टेन्योर कर दिया गया और किस स्कीम का नाम, PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसको बोलते हैं PM किसान। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस योजना के तहत क्या होता है, जो भी एलिजिबल जो फैमिली है किसान की, तो उनको हर साल 6,000 रुपये पर ईयर की मदद की जाती है। पैसा सीधे किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें होती हैं उसमें जो है भेजा जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। DBT जो है उसके थ्रू ये होता है। इसका मकसद ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना। तो कहीं ना कहीं पर सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत योगदान तो यहाँ पर मिलता ही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए अभी एक टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में कितनी जो है अतिरिक्त राशि जो है वो यहाँ पर जारी की है। तो अभी द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड हाउ मच एडिशनल अमाउंट एज अ टैक्स डिवोल्यूशन टू स्ट्रेंथन द स्टेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो केंद्र सरकार ने जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं इनको 1,09,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है इसको अतिरिक्त टैक्स जो डेवोल्यूशन है इस राशि को जारी यहाँ पर किया है। ये जो अमाउंट है वो उनको 10 अगस्त 2026 को मिलने वाली जो इनकी मासिक किस्त होती है ना, तो उसके अलावा अलग से जो है इनको दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्टेप है और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसको स्ट्रॉन्ग करना। इस एडवांस पैसे का इस्तेमाल जो राज्य सरकार है वो अपने विकास कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पर एक कर पाएंगे। तो टैक्स डिवोल्यूशन जो है एक तरीके से आप ये समझ लें कि एक संवैधानिक तरीका है जिससे केंद्र सरकार अपने टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को देती है।
तो इस योजना में सबसे ज़्यादा फायदा जो है 19,208 करोड़ का किसको मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ठीक है, ये पैसा जो है यूपी को मिलेगा सबसे हाईएस्ट, फिर बिहार को मिलेगा 10,000 करोड़ के आसपास में। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश को 8,000 करोड़, वेस्ट बंगाल को 7,866 करोड़, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़, और जो यूनियन टेरिटरीज है जैसे कि सिक्किम को 365 करोड़, गोवा को 398 करोड़, नागालैंड को 524 करोड़, ये जो है यहाँ पर जो अलग अलग प्रोपोर्शनल रेशियोज है उसमें यहाँ पर दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल A.K. भारती किस ऑपरेशन से व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं? एयर मार्शल A.K. भारती हु रिसेंटली रिटायर्ड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑपरेशन? तो ये जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे। आपको पता होगा पाकिस्तान में जाकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, और इसमें जो एयर मार्शल A.K. जिनको हम बोलेंगे जो है अवधेश कुमार भारती, और आप ऐसा मानकर चलें कि जो ये हैं इन्होंने भारतीय नौसेना में 39 साल की शानदार नौकरी के बाद जो है अब रिटायरमेंट ले लिया। तो A.K. भारती का पूरा नाम है अवधेश कुमार। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ये है A.K. भारती साहब, और इन्होंने जो है 39 साल की सर्विस के बाद अब जो है यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया। और ऑपरेशन सिंदूर जो था उसके दौरान इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग का मुख्य चेहरा बनकर दुनिया में ये आए भी थे, और ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस, जिसकी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं DGAO, तो ये DGAO की पोजीशन पर थे, और जहां उन्होंने वायुसेना की जो स्ट्रेटजीज थी उनको यहां पर कोऑर्डिनेट किया, और एक तगड़ा प्रहार पाकिस्तान की जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर इन्होंने किया। By which space agency have the transponders under the VCSS for marine fishing vessels been indigenously developed? क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आ गया है कि जो समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के लिए जो BCSS, इसके तहत ट्रांसपोंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं? तो ये इसरो ने किए हुए हैं। अब इनका काम बेसिकली क्या होता है कि इस योजना के तहत देश की करीब 1 लाख मछली पकड़ने वाली जो वेसल्स हैं इस पर इसरो द्वारा बनाए गए जो ट्रांसपोंडर हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग जो है 364 करोड़ का जो है खर्चा आएगा। तो अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट देखी जाए तो 364 है, और इसको भारतीय के द्वारा इसरो ने डेवलप किया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो PMMSY के तहत जो है इसको इक्विप किया जा रहा है। और आप ऐसे मानकर चलें कि जो इस BCSS सिस्टम को इसरो ने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और जो रास्ता खोजने और बचाव के लिए जो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशंस होते हैं इसके लिए जो है इन्होंने तैयार यहाँ पर किया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे क्या होगा कि जो भी मछुआरे होंगे जो उनको कोई प्रॉब्लम होगी, मुसीबत आएगी, तो उस समय ये लोग SOS अलर्ट, ख़राब मौसम या फिर चक्रवात की चेतावनी, सीमा पार करने की चेतावनी और मछली मिलने की जगह जो PFZ, इसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो एलिजिबल फिशरमैन होंगे इनको जो है ये ट्रांसपोंडर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ 60-40 सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेंटर स्टेट दोनों का जो है कंबाइंड ये स्कीम यहाँ पर बनाई गई है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनको 100% सेंट्रल असिस्टेंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो यहाँ पर दर्ज किया है? तो ये है $90 बिलियन का। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 30 जून 2026 को जो इनके तिमाही क्वार्टर ओवर हुए तो इसमें अब तक की सबसे ज़्यादा 90 अरब अमेरिकी डॉलर जो है इसकी रिकॉर्ड तिमाही कमाई जो है वो यहाँ पर दर्ज की है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 31% बढ़कर 35.8 अरब अमेरिकी डॉलर जो है ये यहाँ पर पहुँच गया है। और मेन जो पॉइंट है वो है ग्रोथ का, यहाँ पर रैपिड ग्रोथ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं एज्योर, इसकी कमाई में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 43% से इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की है। इससे पहले जो सालाना कमाई में 100 अरब डॉलर का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। और कंपनी के जो AI प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट है, इसके भी 3 करोड़ 30 मिलियन से ज़्यादा जो पेड यूज़र हैं वो यहाँ पर हैं।
तो 3 करोड़ पेड यूज़र्स हैं, इस वजह से कोपायलट जो है वो इंडस्ट्री में एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनकर आया हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, इन्होंने कहा कि कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश जारी रखेगी, क्योंकि एआई जो है आज हर इंडस्ट्री में बिजनेस बदलने की मुख्य जरिया यहाँ पर बन चुका है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चंस मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। ये लास्ट सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे और इस बार जो 5 क्वेश्चन है आप इनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। और हमारा डेली, वीकली, मंथली, ईयरली सारा करंट अफेयर्स आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लें और आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8448169188 पर। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।